अभी लड़ाई जारी है क्योंकि बातचीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन अभी हैं। खार्किव पर की पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा। लेकिन अगर जेलेंस्की ये कहते हैं कि जिंदा बचना है तो यहाँ से चले जाओ, मतलब वहां पर लगातार लोगों की हत्या हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। वहां पर आंकड़े जो आए हैं वो हैरान कर देने वाले, डरा देने वाले। तमाम देश इसमें बीच बचाव को करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएनजीए में जब वोटिंग होती है रितिका, जो आपने भी देखा, 141 देश जो है वो पक्ष में वोट डालते हैं रूस के खिलाफ। सिर्फ 5 देश होते हैं जो जिनका कोई स्टैंड, मतलब भारत जो है, जो चीन, पाकिस्तान, उनका इसलिए पक्ष ये है क्योंकि यूक्रेन में कई भारतीय छात्र भी हैं। रूस भी लगातार जो है वो सेफ पैसेज देने की कोशिश कर रहा है ताकि भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। क्या होगा क्या नहीं होगा, सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस है। जब हम यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वाकई में लोग रो रहे हैं। मतलब कई भारतीय छात्र हैं, उनसे आप बात करते हैं, माइक हटाकर जब आप बात करते हैं वो रोने लगते हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो जो देखा है, बोले हमने अपनी आंखों के सामने शेलिंग, गोलाबारी, आवाजें सारी सुनी है, हम पढ़ने गए थे, सबको वापस आना पड़ा है। इंडियन एम्बेसी का रोल वाकई बहुत अच्छा रहा है। जितने भी छात्र वो ये कह रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने पूरा फेलिसिटेट किया उनको, वहां से लेकर बॉर्डर से लेकर यहाँ तक, अब यहाँ से अपने घर तक, जिंदगी भर एहसान होने वाली चीज़, ऑपरेशन गंगा के तहत। लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छा, दिल्ली से आप कहाँ से आए हैं? मैं खारकीव से आया हूँ। आप खार्किव से आए हाँ हैं। जी। क्या देखा आपने, क्या है खार्किव में? सर बहुत बुरे हालात हैं। मैं वहाँ पे आई थिंक 6 to 7 days वहाँ पे अटका हुआ था एंड हम बंकर्स में थे। मतलब 6-7 दिन में आप समझ लीजिए, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो हम 20-22 घंटे बंकर में ही थे। एंड ये हालात है कि अगर हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी जाना पड़ता था ऊपर अपने घर, या 4th फ्लोर पे था, तो हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते थे एंड सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही सायरन्स बज जाते थे, एयर स्ट्राइक्स हो जाती थी और हमें वापस नीचे भागना पड़ता था। तो हमें वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी कम से कम 2-3 ट्राई करने पड़ते थे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं पता था कब सायरन बज जाए और कब एयर स्ट्राइक्स दोबारा आवाज़ आ जाए। एक बार तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम जस्ट सीढ़ी बंकर से उतरे, ग्राउंड फ्लोर तक भी नहीं पहुँचे एंड हमारे घर से लिटरली 1 किलोमीटर दूर इतना ज़ोर से एयर स्ट्राइक की आवाज़ आई कि हमारे खिड़की दरवाजे हिलने लग गए, कार के सायरन्स बजने लग गए एंड हम वापस नीचे बंकर में भाग गए। कितने कितने स्टूडेंट्स, कितने छात्र थे आपके साथ वहाँ पर उस बंकर में? उस बंकर में मेरे साथ मेरे 5 दोस्त थे, हम्म। और भी 4 इंडियंस थे, और उस बिल्डिंग में जितने भी यूक्रेनियंस थे सारे थे वहाँ पे। एंड उस बंकर के ये हालात थे कि मिट्टी में सिर्फ टूटी हुई दीवारें, सॉरी ज़मीन पे सिर्फ टूटी हुई दीवारें और मिट्टी थी। और उधर हमने खुद झाड़ू पोछा किया और फिर उधर गद्दे बिछाए और उधर और -2-3 डिग्रीज में अंडरग्राउंड रह रहे थे हम। तो वहाँ से यहाँ तक कैसे? सर वहाँ से हम काफ़ी लकी रहे कि हम ट्रेन क्योंकि खार्किव में बहुत सिचुएशन वर्स है। बहुत ज़्यादा सर। हमारा एक नेबर था, उसने अपनी जान पे खेल के हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप किया 6 बजे सुबह, जैसे ही कर्फ्यू हटा। क्योंकि अगर वहाँ से हम टैक्सी बुक कराते तो 1 घंटा में टैक्सी मिलने में लग जाता, और 1 घंटा क्या, वहाँ पे 5 मिनट भी बहुत क्रूशल थे ट्रेन पकड़ने के लिए। और वहाँ पे मेन गेट्स, जैसे हम रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन खड़ी थी और वो गेट्स खोल नहीं रहे थे, तो हम अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुँचे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की गेट्स क्यों नहीं खोल रहे थे? सर पता नहीं, वो पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे थे। तो हमारे जो दोस्त थे जो पिछले दिन निकले थे, उन्होंने हमें बताया कि वो गेट्स कभी नहीं खुलेंगे, वो सिर्फ तुम्हें वेट करवाते रहेंगे। तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाओ, पटरी क्रॉस करके प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आओ, और फिर उधर भीड़ लगेगी सारी, और वो सबसे पहले जो पुलिस और आर्मी ऑफिशियल्स होंगे वो सबसे पहले विमेंस और बेबीज़ को प्रायोरिटी देंगे ट्रेन में चढ़ने के लिए, फिर अगर जगह बच गई तो तुम्हें देंगे। और उस टाइम हम इतने लकी थे सर कि हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, लिटरली रेलवे स्टेशन के 500 मीटर के पास हमारी आंखों के सामने एयर स्ट्राइक हुआ, और इतनी ज़ोर से सब कुछ हिल गया कि उन्होंने, जो भी प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, उन्होंने ट्रेन के दरवाजे खोल दिए क्योंकि गेट तो बंद थे। तो उन्होंने कहा कि अब शेल्टर में जाइए, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर तो हमारे पास छत ही नहीं। ठीक, एक देखिए, जिसका पहले रितिका आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि ये एक तरीके से ना, अच्छा वैसे बता दूं, यहाँ पर हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। जहाँ पर इस वक्त हम हैं, यहाँ पर स्नोफॉल हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। ये बच्चों के लिए इतनी प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मुश्किल है बाहर, जो पैदल चल कर आ रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -4 के आसपास है, -3 -4 है, रात के वक्त -10 -11 हो जाता है। आप सोचिए, -10 -11 में हाड़ कपा देने वाली ठंड में ये बच्चे पैदल चल कर आ रहे हैं, हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, क्योंकि ये इससे जुड़ा है, क्योंकि यूक्रेन का अब कहना है कि 4 मार्च तक रूस के 9000 सैनिकों को उसने मार गिराया। इसके अलावा 33 प्लेन मार गिराए, 37 हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, 251 टैंक बर्बाद कर दिए, 105 तोपे खत्म कर दी, 60 फ्यूल टैंक आदि बर्बाद कर दिए। यूक्रेन और रूस, अभी हो ये रहा था, लग ये रहा था कि अगर संभवतः रूस लगातार आगे बढ़ता हो जा रहा है तो यूक्रेन पर थोड़ा दबाव होगा। 9वां दिन है आज, 9वां दिन बातचीत की, लगातार बातचीत बेनतीजा रह रही है। जो शांति वार्ता हो रही है वो बेनतीजा रह रही है। जेलेंस्की बार बार कह रहे हैं कि जिंदा बचना है तो यहां से चले जाओ। सवाल
सवाल ये उठ रहा है कि बार बार लोगों का कहना है कि बलि का बकरा तो नहीं बन रहा यूक्रेन, जितने भी पश्चिमी देश है वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं कि आप लड़िए लड़िए। बार बार यूरोपियन यूनियन संसद ईयू पार्लियामेंट के अंदर जब जेलेंस्की का भाषण होता है तो तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। डिप्लोमेटिकली इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिहाज से आप कह सकती हैं कि यूरोप पर दबाव है, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तमाम 141 देश पूरी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क रूस के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। युद्ध जितना और लंबा चलेगा नुकसान यूक्रेन का ही होगा। परमाणु जो जिसका बार बार आप भी जिक्र करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पहली बार हुआ है जहां पर फायरिंग हुई है।